एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। और जो सी-टेट दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम होने वाली है, ये चलेगा दिसंबर और जनवरी तक। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर 2021-22 वाले 3 टॉपिक CDP हो गया, EVS हो गया और हिंदी पेडागोजी, ये 3 टॉपिक को हम लेकर इस चैनल पर शुरू किए हुए हैं। और आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर सी-टेट प्रीवियस ईयर 2021-22 नाम से प्ले लिस्ट बनाया, उसमें आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, सारा प्रीवियस ईयर 2021-22 का मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक है हिंदी पेडागोजी से, जो 6 जनवरी 2022 को पूछा गया है। इसमें हम लोग देखेंगे हिंदी पेडागोजी के अंतर्गत 15 सिर्फ पेडागोजी, और जैसे कि पता है कि सिर्फ हम 15 हिंदी का पेडागोजी बताते हैं। चूँकि हिंदी का सिलेबस एकदम नॉर्मल होता है, 2 पैसेज रहता है 10 नंबर का, और फिर 15 पेडागोजी रहता है, और 5 जो है आपका इधर उधर व्याकरण से रहता है। तो 5 नंबर के लिए हम व्याकरण नहीं करवाएंगे। दूसरी बात कि जो 2 पैसेज होगा 10 नंबर, आप पैसेज पढ़कर 10 में से आप 7-8 आराम से उठा सकते हैं। तो जो आपके लिए हार्ड हो उसी के लिए हम आसान कर रहे हैं। और एक बात, जो नए हैं चैनल पर पहली बार आए हैं, जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तभी आप लाइक कीजिए, ये नहीं कि सर वीडियो डाले हैं और लाइक कर रहे हैं, पूरा देखिए उसके बाद आप लाइक कीजिए। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जितना भी सी-टेट दिसंबर 2022 में जो एग्ज़ाम होगी, तो इस एग्ज़ाम में आपके जितने भी प्रश्न रहेंगे ये प्रीवियस ईयर से 60 से 70% के बीच में रिपीट होगा। आप इसको अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं प्रीवियस ईयर 2021-22 का किसी भी टॉपिक से, किसी भी सब्जेक्ट से, तो आपका वो मार्क्स उठा सकता है, बढ़ा सकता है, यानी आप उसी से अच्छे मार्क्स के साथ पास कर सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं। 6 जनवरी 2022 को पूछे गए सी-टेट 2022 में हिंदी पेडागोजी। पहला प्रश्न है, कक्षा 3 की अध्यापिका अंकिता को पता चलता है कि शिक्षार्थी नवीन जानकारियों को मौखिक रूप में लेने की बजाय लिखित रूप में लेना पसंद करते हैं। इन शिक्षार्थियों की अधिगम शैली कौन सी है? देखिए, अंकिता है, उसको पता चल रहा है कि शिक्षार्थी जो है कोई नई जानकारी को हम मौखिक रूप से दे रहे हैं, तो वो चाहता है कि बच्चा लिखे, बच्चा चाह रहा है कि हमको मैम लिखा दे। तो ये क्या हो सकता है? तो ये अधिगम शैली कौन सी है? श्रव्य, दृश्य, गतिबोध, सौंदर्य। चूंकि मैडम पढ़ा रही है तो वो सुनना चाहती ही नहीं, तो ये क्या हुआ? श्रव्य होगा ही नहीं। दृश्य, जब मैडम लिखाएगी तो वो क्या होगा? वो दृश्य हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, दृश्य। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक ने कक्षा 4 में अपने शिक्षार्थियों को एक रोल प्ले द्वारा काम दिया है, जिसमें उन्हें दी गई स्थिति पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। वह किस कौशल के संवर्धन पर काम कर रही है? देखिए, ऐसे तो जो होता है भाषा कौशल 4 होता है। भाषा कौशल 4, एक श्रवण, गौर से सुनिएगा, यहीं से आप पकड़ लीजिएगा प्रश्न। श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। पठन और लेखन। श्रवण के अंतर्गत हम अपने दूसरे के विचारों को सुनकर प्रकट करते हैं, सुनकर समझते हैं। वाचन बोलकर प्रकट करते हैं दूसरों के सामने, पठन पढ़कर, और लेखन लिखकर। तो ये भाषा कौशल 4 होते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है? शिक्षार्थियों को एक रोल प्ले द्वारा काम दिया गया कि आप अपना रोल प्ले करते हुए किसी काम को करना है, तो जिसमें उन्हें दी गई स्थिति पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। तो विचार का आदान प्रदान किस आधार पर करेगा? अभिनय, लेखन, वाचन, पठन। तो अपने विचार का आदान प्रदान वो वाचन, जो भाषा कौशल का, अभिनय तो भाषा कौशल है नहीं, हालांकि एक्टिंग के द्वारा भी हम भाव समझते हैं, लेकिन अभिनय आपका भाषा कौशल है नहीं। तो इसी 4 में से होगा। तो आप वाचन के द्वारा अपने संवाद को क्या करेंगे? संवर्धन कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षार्थियों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि देखिए, कह रहा है कि शिक्षक जब पढ़ाएंगे तो मातृभाषा कहते किसको है? हम लोग सीधे सीधे समझ जाते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा, वैसी बात नहीं है। बच्चे जब जन्म लेते हैं और जिस भाषा में वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसी को कहा जाता है उसकी मातृभाषा। कोई लोकल भाषा
जो भी उसके भाषा घर में बोली जाती है, लोकल भाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, तो वो उसका मातृभाषा होता है। तो शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षार्थियों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? यदि उन्हें उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तो सभी बच्चे एक समान गति से सीखेंगे। तो बच्चे अलग अलग मातृभाषा से हो सकते हैं, कोई खोटा बोलेगा, कोई भोजपुरी बोलेगा, कोई मैथिली बोलेगा, तो वो अलग अलग पढ़ाना संभव नहीं है। यानी और कोई एक व्यक्ति यानी एक बच्चे का मातृभाषा को पकड़कर शिक्षक पढ़ाएंगे तो सभी बच्चों का समान विकास नहीं होगा। यदि शिक्षार्थी मातृभाषा में सीखेंगे तो वह सभी प्रश्नों को उत्तर दे देंगे। ऐसी भी कोई बात नहीं है कि मातृभाषा में बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो सब प्रश्न का ही हल कर लेगा, ऐसी बात भी नहीं हो सकती है। शिक्षार्थी नई संकल्पनाओं की आसानी से समझ पाएंगे तथा कक्षा में स्वयं को अधिक स्वीकृत अनुभव करेंगे। कक्षा में कम से कम भटकाव होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3। शिक्षार्थी नई संकल्पनाओं, मतलब क्या कि जब हम कोई कॉन्सेप्ट है, मान लिया जाए हम लोग देखते हैं कि बच्चे दो तरह से पढ़ते हैं, एक हिंदी मीडियम स्कूल में, एक इंग्लिश मीडियम, और उसका वो पला बड़ा है हिंदी मीडियम में तो हिंदी को वो बखूबी समझ रहा है, लेकिन उसको इंग्लिश मीडियम में डाल दीजिएगा तो उस चीज़ का वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाता है मातृभाषा में यानी इंग्लिश में, और मातृभाषा में वही चीज़ आप उसको बोलते हैं तो वो समझ जाता है। मीन्स क्या होगा कि जब हम नए चीज़ उसको पढ़ाएंगे, नई संकल्पनाओं की आसानी से समझ पाएंगे और कक्षा में स्वयं को क्या करेगा? अधिक स्वीकृत अनुभव करेंगे। तो इस तरह इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, शिक्षक उभरते लेखकों में अच्छा लेखन कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं? कोई बच्चा है, यदि वो लेखक बनना चाहता है और लेखक के रूप में उभर भी रहा है तो लेखन कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं? तो विषय पर स्पष्ट निर्देश देकर तथा शब्द सीमा तय करके, शब्द सीमा आप तय लेखक का नहीं कर सकते हैं, ये नहीं होगा। शिक्षार्थियों को किए गए अच्छे कार्य की प्रशंसा करके तथा उसे आगे और सुधार करने के लिए विशिष्ट टिप्पणी देकर, शिक्षार्थियों को अच्छी लिखाई में लिखने के लिए कह सकते हैं। देखिए, लिखना, आप लिखावट बहुत सुंदर लिख रहे हैं और लेखक हो गए, ऐसी बात नहीं है, ये भी नहीं होगा। केवल उनकी व्याकरणिक त्रुटियों पर विस्तृत प्रतिपुष्टि देना, प्रतिपुष्टि जिसको कहते हैं हम लोग फीडबैक, तो प्रतिपुष्टि सिर्फ व्याकरण में कहाँ कहाँ क्या क्या गलती है सिर्फ वही बात बता देंगे तो नहीं होगा। तो यानी इसका सटीक आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। यानी शिक्षार्थियों को किए गए अच्छे कार्य की प्रशंसा करके और तथा उसे आगे और सुधार करने के लिए विशिष्ट टिप्पणी देना, स्पेशल जो है ना टिप्पणी देना उसको। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, योगात्मक आकलन का क्या उद्देश्य है? योगात्मक आकलन, देखिए योगात्मक आकलन क्या हुआ कि एक तरह से कहें कि कई चीज़ों को समूह में उसका आकलन करना, कई चीज़ों को जोड़कर हम आकलन करेंगे तो वो आकलन कहलाता है योगात्मक आकलन। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। विभिन्न विद्यार्थियों में तुलना करना, शिक्षार्थियों पर बुद्धिमान, औसत अथवा धीमी गति से सीखने वाले का ठप्पा लगाना, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों के अधिगम के विषय में सूचना एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना। योगात्मक आकलन में क्या होता है कि हम विद्यार्थियों के अधिगम के विषय में, यानी वो बच्चा किस तरह से सीख पा रहा है, अलग अलग तरीके से उसका सूचना प्राप्त करेंगे और उन तरीकों का भी प्रयोग करेंगे, तो यह कहलाता है योगात्मक आकलन। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें मौखिक भाषा के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी किसी बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो मौखिक भाषा, जितना हम बोलेंगे, जितना अच्छा से समझाएंगे वो ज़्यादा समझेगा, ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास कक्षा 1 के शिक्षार्थियों को मौखिक भाषा कौशल में वृद्धि करने हेतु सक्षम बनाता है? मौखिक भाषा के लिए रोल प्ले, व्याकरण खेल, बाल गीत गाना, वर्णमाला सीखना। तो देखिए, रोल प्ले में क्या होता है कि बच्चे का अलग अलग रोल दे देंगे और एक दूसरे से संवाद करने कहेंगे, बातचीत करने कहेंगे और एक नाट्य रूपांतरण भी करवा सकते हैं रोल प्ले के आधार पर। तो बच्चे में क्या होगा? बोलने का स्किल आने लगेगा। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, शिक्षिका पाठ्य पुस्तक से एक लड़की के बारे में कहानी सुना रही है जो एक चिड़िया की देखभाल करती है और उसे दाना खिलाती है। अचानक से एक लड़के अली खड़े होकर शिक्षिका को बताता है कि किस तरह उसने एक दिन पार्क में घायल पड़ी गिलहरी की रक्षा की।
कहानी के प्रति अली की प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जाता है। देखिए अब क्या होता है कि कोई चीज़ क्लास में यदि बच्चे बता रहे हैं या लड़के कुछ चर्चा कर रहे हैं कि हम भाई ऐसे ऐसे अच्छे काम किए, तो दूसरे भी उसमें अपना योगदान जो भी दिए हैं वो चीज़ खुलकर बोलने लगता है कि हम भी ऐसा किए थे इस टाइप का। तो क्या कह रहा है, ये कहानी के प्रति अली की प्रतिक्रिया क्या है। कहानी सुना रहा है चिड़िया का देखभाल करने का, दाना खिलाने का, और दूसरा अली उसमें क्या कह रहा है कि हम घायल पक्षी को पार्क में देखे और हम उसका इलाज किए। तो ये क्या है उसका प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया क्या है, पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना, शिक्षिका को बीच में रोकना, बोलने का अवसर मिलना तथा यह दिखाना कि वह कक्षा में सक्रिय है, उसकी कक्षा में ध्यान खींचने की प्रवृत्ति। देखिए इसका सटीक आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ता है। जब बच्चे पढ़ा रहे हैं, जब शिक्षक पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम लोग भी क्या करते हैं कि जब जिस समय पढ़ते थे तो अपना व्यक्तिगत पर्सनल जो घटना मेरे साथ हुआ उस घटना से सीखने वाले पढ़ाने वाले चीज़ों से हम लोग जोड़ लेते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, शिक्षिका ने समूह में भाषा कार्य करने के लिए दिया है, इस समूह कार्य के दौरान शिक्षिका की क्या भूमिका होगी। यानी ग्रुप में भाषा कार्य करने के लिए, भाषा के लिए ग्रुप में उसको काम दे दिया बच्चों को, तो अब शिक्षिका क्या करेगी, शिक्षिका का क्या काम होगा, यह सुनिश्चित करना कि कार्य समय पर समाप्त हो, इसके लिए उन्हें बार बार समय का ध्यान दिलाना चाहिए। अब बच्चे को आप दे दिए, उसको फ्री छोड़ दीजिए, आप बार बार समय बताइएगा, देखो टाइम हो रहा है, समय हो रहा है, जल्दी करो, तो क्या होगा, वो खुले माइंड से नहीं कर पाएगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक की समूह में प्रतिभागिता बने तथा आवश्यकता होने पर उन्हें मदद देने का प्रयास करना। यानी प्रत्येक जो भी भाग समूह में लिए हैं छात्र, ये कोशिश करना कि हर बच्चा उस समूह में भाग ले, उस प्रतियोगिता में भाग ले, और जहां तक हो सके मदद करना। तो ये आपका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर 2। ये ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। शिक्षिका को सभी समूहों को पूर्ण स्वायत्तता देनी चाहिए, इसलिए उसे कुर्सी पर अलग से बैठ जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप टीचर को ऐसा नहीं करवा सकते। यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं करे, ये भी नहीं। इसका सटीक आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, पठन अवबोधन किस प्रकार की योग्यता है। पठन अवबोधन किस प्रकार की योग्यता है। लिखित प्रतीकों को उनकी ध्वनियों में अनुवाद करने की योग्यता, प्रवाह में पढ़ने के लिए वर्णों को समझने तथा उनके अर्थ बोलने की योग्यता, पठन सामग्री के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अर्थ गढ़ने की योग्यता, पठन सामग्री में आए शब्दों को उनका अर्थ जानने की योग्यता। देखिए पठन अवबोधन जो होता है, जिसको हम लोग कौशल कहते हैं, बच्चा पढ़ पाए जो भी। देखिए सीधा है, ये जो 4 बताए आपको कि पहले तो था श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। ये चारों का अर्थ सिर्फ ऐसे इसके शब्द से नहीं है। श्रवण का मतलब सुनना, कोई भी चीज़ सुन सकता है, हम लोग जानवर को भी आवाज़ देंगे तो वो भी सुन लेता है। लेकिन श्रवण का सटीक आंसर, श्रवण कौशल का अर्थ क्या होता है कि जब हम किसी के विचारों को अर्थ ग्रहण करते हुए समझते हैं तो ये कहलाता है श्रवण। और जब हम बोलते हैं तो बोलने के क्रम में हम क्या बोल रहे हैं, अर्थ ग्रहण यानी अर्थपूर्ण शब्द बोलते हैं तो वो वाचन कहलाता है। और पढ़ना, जब हम बुक पढ़ें या कोई चीज़ पढ़ें उसका अर्थ समझ पा रहे हैं तभी वो मेरे लिए पठन है। यदि हम उस चीज़ का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं तो वो चीज़ पठन नहीं है। और लेखन में भी वही चीज़, अर्थ समझना। तो प्रवाह में पढ़ने के लिए वर्णों को समझने तथा उनके अर्थ बोलने की योग्यता, प्रवाह में नहीं, तेजी से नहीं पढ़ेंगे। लिखित प्रतीकों को उनकी ध्वनियों में अनुवाद करने की योग्यता, ये भी नहीं। पठन सामग्री के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अर्थ गढ़ने की योग्यता, यानी आप अर्थ गढ़ते हुए, अर्थ समझते हुए पढ़ते हैं तभी आपका पठन अवबोधन हो सकता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सहायक होंगे। एक शब्द वाले प्रश्न, खुले अंतः वाले प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न, सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न। क्या कह रहा है, रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन, देखिए प्रश्न, एक शब्द वाले प्रश्न जैसे क्या हो सकता है, ये चारों प्रश्न का हम उदाहरण देते हैं। एक शब्द वाले प्रश्न जैसे कि बिहार की राजधानी कहाँ है,
तो वो एक शब्द वाले प्रश्न है, एक आंसर है। खुले अंत वाले बाद में बताएंगे। बहुवैकल्पिक प्रश्न आप जान रहे हैं कि एक प्रश्न दे दिया वही चीज़ दे दे कि बिहार की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ है, रांची, पटना, दिल्ली, कलकत्ता। तो ये हो गया आपका क्या, बहुविकल्पी प्रश्न। और ऐसे भी आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो बहुविकल्पी ही रहता है। सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं या नहीं है। पूर्व सूर्य पश्चिम में उगता है, तो ये गलत है या सही है, तो ये प्रश्न हो गया। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ये खुले मन से यानी रचनात्मक, बच्चे को खुले अंत वाले प्रश्न क्या होगा कि बताओ जी पूरी पृथ्वी से वायु समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा। अब वो खुले माइंड से सोचेगा, पूरे पृथ्वी से जल समाप्त हो जाए, जंगल समाप्त हो जाए तो क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को कहते हैं हम लोग खुले अंतः वाले प्रश्न। तो बच्चों में रचनात्मक आकलन कहाँ मिलेगा हमको, खुले अंतः वाले प्रश्न में। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के बारे में सही है। यह व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, यह व्यवस्थित है, यह नियमों तथा अपवादों का नियम है, यह अनेक विचारों का विचार है। कौन सा कथन भाषा के बारे में, भाषा क्या है, यह व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। भाषा क्या है, व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, भाषा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं भाषा, यदि सीखना हो, किसी बच्चे को सिखाना हो तो वो भाषा को कहाँ सीख सकता है। संदर्भों में, पृथकता में, वर्णमाला के क्रम में, जब शब्द एक एक करके प्रस्तुत किए जाएं। अब देखिए भाषा संदर्भ क्या होता है कि जिस टॉपिक से, जिस तथ्य से या जिस समाज से, जिस कल्चर से हम जुड़े रहते हैं वहाँ पर हम भाषा अच्छे से समझ पाते हैं। अलग कर देंगे, पृथकता मतलब अलग कर देंगे, किसी चीज़ को हम अलग कर देंगे तो वहाँ हम भाषा नहीं सीख सकते हैं। सिर्फ वर्णमाला से भी नहीं और एक एक शब्द से भी हम भाषा नहीं सीख सकते हैं। यानी जो चीज़ हम जिस संदर्भ से जुड़े हुए हैं वहाँ हम भाषा सर्वोत्तम तरीके से सीख सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है। निदानात्मक दो चीज़ है, एक निदानात्मक और दूसरा उपचारात्मक। उपचारात्मक दोनों चीज़ क्या होता है कि बच्चे जब सीखते हैं तो कुछ चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते जब हम ये पता लगा लेते हैं कि बच्चे किस वजह से नहीं सीख पाते हैं तो ये चीज़ कहलाता है निदानात्मक। और जैसे हमको पता चलती है कि भाई ये इस वजह से नहीं सीख पाता और हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो ये होता है उपचारात्मक। एक उदाहरण के तौर पर ईवीएस का एक उदाहरण देंगे। मान लिया जाए कि किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया है। मलेरिया का लक्षण होता है ठंड लगना, बुखार आना, देह हाथ थरथराना, कपकपाना। तो ये लक्षण है लेकिन पता नहीं है कि मलेरिया है या नहीं। डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग, डॉक्टर क्या करता है, ब्लड लेता है, ब्लड सैंपल से निकालता है और जैसे उसको पता चलता है ब्लड जांच करने के बाद कि इसको मलेरिया है, तो मलेरिया जहां तक पता चला कि ये बीमारी मलेरिया, तो ये हो गया अभी तक निदान। और जैसे आप क्या करेंगे हम लोग जैसे पता चल जाता है कि मलेरिया है तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट के आधार पर, उपचार के आधार पर सिनकोना की छाल से बनी दवाई, यानी जिसको कुनैन कहते हैं, कुनैन यानी मलेरिया की दवाई क्या है, कुनैन। और इस कुनैन को जो सिनकोना की छाल से बनाई जाती है, अब जैसे ही उसको पिलाना शुरू कर दिए तो ये उपचार हो गया। तो वही कह रहा है कि भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है। माता पिता को प्रतिपुष्टि देना, विद्यार्थियों की प्रगति तालिका को भरना, संकलनात्मक आकलन के लिए योजना बनाना तथा प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षार्थी समझ के स्तर पर कहाँ पिछड़ रहे हैं यह जानना। नहीं, यह जानना बच्चे कहाँ पिछड़ रहे हैं, कहाँ वंचित हो रहे हैं, कहाँ असफल हो रहे हैं, ये चीज़ का हम जैसे पता कर लेंगे, जान जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, निदानात्मक। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए शिक्षक को। विद्यार्थियों की सुविधा के पूरे पाठ के एक एक व्यक्ति को समझाना चाहिए। एक एक व्यक्ति को समझाना मुश्किल है। प्रश्नों के उत्तर लिखवाने चाहिए ताकि विद्यार्थी को आसानी हो। सिर्फ प्रश्न का उत्तर लिखा देंगे तो ये बाल केंद्रित का लक्षण नहीं है। ऐसी प्रवृत्तियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें विद्यार्थी स्वयं से पहल करने के लिए प्रोत्साहित हो,
शिक्षक विद्यार्थियों से जो भी अपेक्षा करते हैं उसे प्रदर्शित करना चाहिए। जो भी अपेक्षा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी इसका आंसर क्या होगा? यानी बाल केंद्रित में क्या होता है कि बच्चे उत्साहित हो, बच्चे सीखने के लिए लालायित हो, तो ये इसका बाल केंद्रित का लक्षण है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है रचनावादी कक्षा में भाषा अधिगम किस पर आधारित होनी चाहिए? रचनावादी कक्षा में भाषा अधिगम किस पर आधारित होनी चाहिए? व्याकरणिक इकाइयों की ड्रिल और अभ्यास पर, शिक्षक द्वारा सुझाई गई पाठ्य पुस्तक को पढ़ाकर। यह मान्यता है कि भाषा तभी सीखी जा सकती है जब शिक्षक विद्यार्थियों को भाषा सिखाए। ये तो बिल्कुल गलत है। सिर्फ शिक्षक ही भाषा सिखाए तभी बच्चे भाषा सीखेंगे, ऐसी बात नहीं है। बच्चे तो समाज से ही भाषा सीख लेते हैं, परिवार से ही भाषा सीख लेते हैं। विद्यार्थियों के पूर्व अनुभवों को आधार बनाकर प्रामाणिक कार्यों द्वारा नवीन ज्ञान की खोज, यानी पहले जो बच्चे सीखे हुए हैं अब नया कुछ सीखना है, उसको बेसिक बना देंगे, आधार बना देंगे और उसको नए ज्ञान का खोज करने के लिए प्रोत्साहित कर देंगे। तो ये रचनावादी कक्षा में हम भाषा अधिगम इस तरह से सिखा सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो ये था 6 जनवरी 2022 को पूछे गए हिंदी पेडागोजी का 15, और उम्मीद करते हैं यहाँ से रिपीट भी होगा, और उम्मीद करते हैं आपके लिए वीडियो उपयोगी होगा और आपको पसंद भी आया होगा। लेकिन यहाँ तक देखते देखते पहुँच गए हैं तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो फटाफट कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।